हेलो। वेलकम टू इन माई लाइव वीडियो। सभी लोग जुड़ जाएं। आज हम करेंगे हिंदी संपूर्ण हिंदी पेडोलॉजी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका हिंदी पेडोलॉजी में कुछ भी छूटेगा नहीं। आज हम कंप्लीट हिंदी पेडोलॉजी करेंगे। सभी लोग जुड़ जाएं मेरे साथ। सभी लोग जुड़ जाएं। आज हम संपूर्ण हिंदी पेडोलॉजी करने वाले हैं। एक एक चीज़, एक एक शब्द हम पूरा पढ़ेंगे आज हिंदी पेडोलॉजी के बारे में। और आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगा लेना हिंदी पेडोलॉजी का। कोई सा भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आपके 15 आउट ऑफ 15 नंबर 100% आने वाले हैं। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली हिंदी पेडोलॉजी की मेरी, तो उसके बाद आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर, कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगा लेना। आपके 15 आउट ऑफ 15 नंबर आने वाले हैं हिंदी पेडोलॉजी में। तो हिंदी आपकी कितने नंबर की आती है इसकी टेट में? 30 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 30 नंबर की, जिसमें आपकी 15 नंबर पेडोलॉजी से और 15 नंबर आपके एक गद्य का आता है, एक पद्य का आता है। ठीक है। और 15 नंबर आपके पेडोलॉजी से आते हैं। तो जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ, पेडोलॉजी कराने वाला हूँ। ठीक है। आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे आज की वीडियो के बाद। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल मैं आपको ऑब्जेक्टिव की वीडियो डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। वो आप लगा लें, 50 के 50 क्वेश्चन लगाऊंगा मैं आपको। वो लगा लें, उसके बाद आपका कुछ भी नहीं छूटेगा आपका हिंदी पेडोलॉजी में। आज मैं आपको थ्योरेटिकल कराऊंगा, उसके थोड़ी देर बाद ही आपको मैं ऑब्जेक्टिव की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है। आप 50 के 50 क्वेश्चन लगा लें, उसके बाद आपका हिंदी पेडोलॉजी में कुछ भी नहीं छूटेगा। और जो आपके 15 नंबर के आते हैं, एक गद्य का आता है जिसमें 7 क्वेश्चन होते हैं या 8 क्वेश्चन होंगे, और एक पद्य का आता है जिसमें आपके 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो आप उसको करने के लिए आप क्या करें, कुछ भी आपको कोई भी तरीका बेस्ट है। सबसे बेस्ट तरीका है आप प्रीवियस ईयर पेपर के 4-5 गद्य पद्य के लगा लें। वही सबसे बेस्ट होता है करने का। और कोई भी तरीका नहीं होता, कोई भी ट्रिक नहीं होती करने की। आप इस तरीके से कर लें, इस ट्रिक से कर लें। जो ट्रिक बताते हैं वो पागल होते हैं। ट्रिक क्या होती है? गद्य पद्य को सॉल्व करने की क्या ट्रिक होती है? बस आपको खुद पहचानना होता है कि मतलब कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं सारे, आप जितने भी उसमें गद्य आए हैं, पद आए हैं, वो सब कर लें। तो आप जब देने जाएंगे पेपर, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा करने का। तो आप कुछ भी नहीं छूट के रहेंगे। और आज हम करेंगे हिंदी पेडोलॉजी, संपूर्ण हिंदी पेडोलॉजी। तो शुरू करते हैं। आज हमारी संपूर्ण हिंदी पेडोलॉजी करेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा अर्जन की। किसकी बात करते हैं? सबसे मेन पॉइंट है इसमें भाषा अर्जन। पहला पॉइंट है हमारा भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन क्या होता है आपका? भाषा अर्जन इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एक्विजिशन। क्या बोलते हैं? एक्विजिशन। भाषा अर्जन ग्रहण करना। भाषा अर्जन क्या होता है? ग्रहण करना। तो इसमें आपको मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपके H2H एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है। तो भाषा अर्जन जो होता है आपका, वो कहाँ पर होता है? सबसे पहले समाज में होता है। समाज या परिवार, कहाँ पर होता है? समाज या परिवार में होता है आपका भाषा अर्जन। ठीक है। अनुकरण द्वारा होता है। भाषा अर्जन जो होता है अनुकरण द्वारा होता है। और इसमें अपनी मातृभाषा सीखी जाती है। क्या होती है? मातृभाषा सीखी जाती है। भाषा अर्जन में सबसे पहला रोल किसका होता है? परिवार का। H2H आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? सबसे पहला रोल किसका होता है? वो रोल होता है आपका परिवार का। किसका होता है? परिवार का। ये स्वाभाविक माध्यम से होता है, ये सहज रूप से होता है, और विद्यालय आने से पहले होता है। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है भाषा अर्जन में। देखिए, भाषा अर्जन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ग्रहण करना। यदि आप स्कूल से पहले, जब आप स्कूल नहीं गए हो उससे पहले किसी चीज़ को अर्जित कर रहे हो, भाषा को अर्जित कर रहे हो। चॉम्स्की ने भी किया है। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने ये बात बोली और पूछा भी जाता है आपके हिंदी पेडोलॉजी में। बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। मतलब आपको किसी उसमें प्रयास नहीं करना पड़ा, आपको कोई भी मतलब शक्ति नहीं लगानी पड़ी सीखने के लिए। तो आप अर्जित जो कर रहे हो, एक्वायर जो कर रहे हो, खुद ही कर रहे हो स्वाभाविक रूप से। उसमें आपको ना कोई दम लगाना पड़ रहा, ना कोई उसमें आपको शक्ति लगानी पड़ रही। आप जो परिवार में देख रहे हो, सुन रहे हो, वो सीख रहे हो। तो उसे कहते हैं हम भाषा को अर्जित करना, भाषा का अर्जन। और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में यही अंतर है कि भाषा अधिगम जो होता है वो स्कूल में सीखा जाता है, किसी के द्वारा सीखा जाता है, विद्यालय जाने पर सीखा जाता है। और भाषा अर्जन क्या होता है? वो समाज में होता है, आपके परिवार में होता है। आप अनुकरण द्वारा सीखते हैं, आप अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। भाषा अर्जन में पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि भाषा अर्जन में हम कौन सी भाषा सीखते हैं? मातृभाषा ही सीखते हैं, क्योंकि हम अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? अपनी मातृभाषा बोलते हैं। तो उसे हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, पर उसे मानक रूप में नहीं सीखते हैं। सीख तो जाते हैं, मानक रूप में सीखने का मतलब होता है कि उसे उसको व्याकरणीय रूप से सीखना। व्याकरणीय रूप से सीखने का मतलब है उसके व्याकरण नियमों को जानना। वो क्या होता है? आपका भाषा अधिगम होता है। अगर भाषा
अपनी मातृभाषा का मानक रूप में, व्याकरणिक रूप में सीखने को हम क्या बोलते हैं? मानक भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानक भाषा बोलते हैं। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर जो भी वीडियो देख रहा है वो पहले लाइक कर दे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाषा अर्जन क्या होता है आपका? समाज में होता है, परिवार में होता है, अनुकरण द्वारा सीखते हैं, मातृभाषा द्वारा सीखते हैं। सबसे पहला रोल किसका होता है? परिवार का होता है। स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, सहज रूप में सीखते हैं, और विद्यालय आने से पहले सीखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाषा अधिगम की। किसकी बात कर लेते हैं? भाषा अधिगम, जिसे हम कहते हैं सीखना, लर्निंग। तो भाषा अधिगम में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा बाल साहित्य। क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग होता है बाल साहित्य। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा अधिगम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे के लिए, तो वो है बाल साहित्य। क्या है? बाल साहित्य। भाषा अधिगम जो होता है स्कूल में सीखा जाता है। किस में सीखा जाता है? स्कूल में। मानक भाषा सीखते हैं या द्वितीय भाषा सीखते हैं? मानक भाषा का मतलब हो गया अपनी राष्ट्रभाषा को व्याकरणिक रूप में सीखना, मानक भाषा कहलाता है। मतलब हम उसके नियम कायदे वगैरह सब सीखते हैं स्कूल में जाने के बाद। शिक्षक द्वारा सीखते हैं, कक्षा में सीखते हैं, विद्यालय जाने पर होता है ये, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सीखते हैं, प्रयासपूर्ण होता है ये। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से आपको 3-4 नंबर का जरूर देखने को मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि भाषा अर्जन क्या चीज है, भाषा अधिगम क्या है। अर्जन होता है स्वाभाविक रूप से कुछ चीज सीखना। अर्जन होता है आपका स्वाभाविक रूप से कुछ चीज सीखना, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी स्कूल जाए, बिना किसी के द्वारा, बिना किसी बुक के द्वारा, वो होता है आपका अर्जन। और अधिगम होता है स्कूल जाने पर, शिक्षक द्वारा, कक्षा कक्ष में, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, प्रयासपूर्ण होता है, द्वितीय भाषा सीखते हैं इसमें, अपनी हम मानक भाषा सीखते हैं, तो वो होता है आपका भाषा अधिगम। तो इतना ही अंतर है भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में। यहाँ से आपका 3-4 नंबर का पक्का देखने को मिलता है हर बार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है सीखने का परिवेश। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सीखने का परिवेश या कुछ भी आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको डायरेक्ट यही याद रखना है, सीखने का परिवेश जो है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। क्योंकि हम सीखने का परिवेश, क्यों अंतर है? देखिए, सीखने का परिवेश क्या होता है भाषा अर्जन में? समाज होता है, अपना घर होता है, मम्मी पापा होते हैं अपने, स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। और भाषा अधिगम में सीखने का परिवेश क्या होता है? स्कूल होता है, पाठ्य पुस्तक होती हैं, विद्यालय जाने पे सीखते हैं, मानक भाषा सीखते हैं, द्वितीय भाषा सीखते हैं। तो सबसे मुख्य अंतर क्या है? सीखने का परिवेश। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भाषा कौशल की। तो भाषा कौशल कितने होते हैं आपके? भाषा कौशल होते हैं आपके 4। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके ग्रहणात्मक कौन से हैं, अभिव्यक्तात्मक कौन से। देखिए, ग्रहणात्मक होते हैं आपके सुनना और पढ़ना। मतलब ग्रहणात्मक मतलब आप किसके द्वारा ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कुछ अभिव्यक्ति कर रहा हूं, तो आप ग्रहण कर रहे हैं। कैसे ग्रहण कर रहे हैं? सुनकर कर रहे हैं और पढ़कर कर रहे हैं। सुनकर कर रहे हैं और पढ़कर कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? इस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हो गए आपके? सुनना और पढ़ना। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? ग्रहण कैसे कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो आप सुनकर कर रहे हो, पढ़कर कर रहे हो। तो आपके ग्रहणात्मक कौन से हो गए? सुनना और पढ़ना हो गए। ठीक है। और अभिव्यक्तात्मक होते हैं आपके बोलना और लिखना। मैं आपको अभिव्यक्ति कर रहा हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं? अभिव्यक्ति कर रहा हूं। किस माध्यम से अभिव्यक्ति कर रहा हूं? बोलकर कर रहा हूं और लिखकर ही तो कर रहा हूं। लिखकर मैंने आपको अभिव्यक्ति करी है, तो वो हो गए आपके अभिव्यक्तात्मक हो गए। तो ग्रहणात्मक, अभिव्यक्तात्मक आपको समझ में आ गए होंगे क्या क्या हो गए। ग्रहणात्मक होते हैं आपको जैसे आप ग्रहण कर रहे हैं, खुद सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए बात को। आप ग्रहण कर रहे हो मेरी बात को, तो कैसे कर रहे हो? सुनकर कर रहे हो, पढ़कर कर रहे हो, तो वो आगे हो गए आपके ग्रहणात्मक हो गए। अब अभिव्यक्तात्मक कैसे होगा? मैं कैसे अभिव्यक्त कर रहा हूं अपनी बात को? बोलकर कर रहा हूं, लिखकर कर रहा हूं, तो वो हो गए आपके अभिव्यक्तात्मक हो गए। ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख्य बिंदु पर। जी, हमारे एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से कैसे होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया भी जाएगा कि भाषा कौशल में इनमें से क्या गलत है, तो आपको सही पॉइंट तो पता होने चाहिए, तभी तो आप गलत निकालेंगे। तो भाषा कौशल एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। जब तक बच्चे को सुनना नहीं आएगा तो उसे लिखना भी नहीं आएगा, और बोलना नहीं आएगा तो पढ़ना भी नहीं आएगा। तो भाषा कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या दूसरा पॉइंट है हमारा? भाषा कौशल एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। किसमें? LSRW आपने पढ़ा भी होगा जी। भाषा कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जब तक बच्चा लर्न नहीं करेगा तो स्पीकिंग कैसे करेगा? पहले लर्न करता है, लिसनिंग करता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग,
स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसन करता है, पहले सुनता है किसी चीज़ को, फिर क्या करता है, स्पीकिंग करता है, बोलता है उस चीज़ को, फिर रीडिंग करता है उस चीज़ की, पढ़ना सीखता है उस चीज़ को, फिर राइटिंग करता है, उसे लिखना जानता है। तो ये एक ही क्रम में होते हैं, LSRW। आपको क्रम याद रखना है, LSRW। कौन सा क्रम है आपका, LSRW। ये क्रम आपको क्या रखना है, याद रखना है। ये पॉइंट आपका 100% पेपर में आएगा। भाषा कौशल का आधार क्या होता है, भाषा कौशल का आधार होता है श्रवण कौशल। सुनना मतलब श्रवण कौशल क्या होता है, भाषा कौशल का आधार पूछ लिया जाता है कि आपके भाषा कौशल का आधार क्या है, तो आपको याद रखना है श्रवण कौशल भाषा कौशल का आधार होता है। पठन कौशल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, अर्थ ग्रहण करना। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पठन कौशल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, तो आपका क्या जरूरी होता है, अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो भाषा कौशल, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपको 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, मुख्य बिंदु समझ में आ गए होंगे। भाषा कौशल अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक क्रम में सीखे जाते हैं। भाषा कौशल का आधार श्रवण कौशल होता है और पठन कौशल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अर्थ ग्रहण करना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब हम बात करते हैं भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है हमारा। तो हम भाषा सीखते हैं, सिखाते हैं, उसका उद्देश्य है, आपको एक चीज याद रखनी है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का प्रयोग। आपको ये टैग वर्ड याद रखना है, भाषा का प्रयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, भाषा का प्रयोग। कि हमारे से पूछा जाता है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है, कि विभिन्न जगहों पर भाषा का प्रयोग करना सीख जाए बच्चा, भाषा का यूज करना सीख जाए, मतलब विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। तो मतलब आपसे 4-5 ऑप्शन दे देगा कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है, पूछ लेगा आपसे। भाषा का प्रयोग करना, भाषा का यूज करना, मतलब इस तरह से 4-5 ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको उसमें तो छांटना होगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जहां भी भाषा का प्रयोग होगा, जहां भी भाषा का प्रयोग हो, जो शब्द दिखे आपको भाषा का प्रयोग, वही आपका सही हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य वही आपका सही हो जाएगा, भाषा का प्रयोग। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है हमारा। भाषा का आकलन करने का उद्देश्य होता है भाषी क्षमता का आकलन करना। जहां भी भाषी क्षमता आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब मैं आपको जैसे क्वेश्चन दूं कि भाषा का आकलन करने का उद्देश्य इसमें से क्या है, लिखने का आकलन, लिखने की क्षमता का विकास करना, पढ़ने की क्षमता का विकास करना, बोलने की क्षमता का विकास करना, या भाषाई क्षमता का विकास करना। तो भाषाई क्षमता का विकास करना ये आपका सही होगा, क्योंकि भाषाई क्षमता के अंदर आपका लिखना, बोलना, पढ़ना सब आ जाता है आपका। तो आपको व्यापक रूप देखना है भाषा का। भाषा का व्यापक रूप क्या है, भाषाई क्षमता का विकास करना, ना कि लिखने का विकास करना, ना कि पढ़ने का विकास करना, ना ही बोलने का विकास करना। तो आपको व्यापक क्या चीज है, भाषाई क्षमता। तो भाषाई क्षमता के अंदर क्या आ जाएगा आपका, लिखना, पढ़ना, बोलना सब आ जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि भाषा का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो कह देगा लिखने का आकलन, लिखने का उद्देश्य, पढ़ने का उद्देश्य, बोलने का उद्देश्य, भाषाई क्षमता का उद्देश्य। तो आप कौन सा टिक लगा कहेंगे, भाषाई क्षमता का आकलन करने का उद्देश्य। ठीक है, इतना आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भाषा आकलन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पोर्टफोलियो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि भाषा आकलन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की मैंने एक वीडियो अपनी पूरी बना रखी है, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं मेरे, पर मैं आपको एक बार बता देता हूं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करना, सभी दस्तावेजों को क्या करना, इकट्ठा करना, वो आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, भाषा कक्षा में खेल। खेल क्यों जरूरी है, अधिगम में को विस्तार देते हैं। खेल किस लिए जरूरी है, अधिगम को विस्तार देते हैं। अधिगम को क्या देते हैं, विस्तार देते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, भाषा कक्षा में खेल क्या देते हैं, अधिगम को विस्तार देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लेखन कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है हमारा। लेखन कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे H2H कि लेखन कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो आपको याद रखना है विचारों की अभिव्यक्ति। क्या होता है, विचारों की अभिव्यक्ति लेखन कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्या, विचारों की अभिव्यक्ति, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब हम बात करते हैं भाषा विविधता या बहुभाषिकता। ठीक है, भाषा विविधता और बहुभाषिकता क्यों जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आपको 3 पॉइंट बता रहा हूं मैं, केवल 3 पॉइंट अगर आपने याद रख लिए भाषा विविधता के बारे में, भाषा बहुभाषिकता के बारे में, आपको कोई सा और दूसरा पॉइंट मिल जाए तो आप गलत लगाएंगे उससे। ठीक है, आपको सही पॉइंट याद होने चाहिए। भाषा विविधता क्या होती है और बहुभाषिकता क्या होती है। भाषा विविधता होती है संसाधन के रूप में काम करती है। भाषा विविधता क्या होती है, संसाधन के रूप में काम करती है, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। भाषा विविधता जो होती है संज्ञानात्मक विकास को क्या देती है, बढ़ावा देती है, बच्चों के अधिगम में वृद्धि करती है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने भाषा विविधता के बारे में। अगर आपने 3 याद कर लिए तो आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी पॉइंट इसके अलावा दिखे वो 100% ही गलत होगा आपका। तो भाषा विविधता के बारे में कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं आपको, संसाधन के रूप में काम करती है,
संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है, बच्चों के अधिगम में वृद्धि करती है। तो ये हो जाएंगे आपके भाषा विविधता। ठीक है, शिक्षण सामग्री की बात करते हैं, TLM। यहाँ से भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है? देखकर ज्ञान मिलता है। इससे किसके द्वारा देखकर ज्ञान मिलता है? वो होता है आपको दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री सुनकर ज्ञान मिलता है। और दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होते हैं? जिनको द्वारा देखकर व सुनकर दोनों रूप से सूचना मिलती है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया रेडियो, रेडियो से क्या है आपको सुनकर ज्ञान मिल रहा है, वो हो गया रेडियो। और टेलीविजन क्या हो गया? दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाएगी, क्योंकि उसमें बोलकर भी और हम देखकर भी क्या मिल रहा है? हमें ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात आपको। अब हम बात करते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री हमारी अधिगम इंद्रियों को, दृश्य श्रव्य सामग्री हमारी अधिगम इंद्रियों को शामिल करती है। क्या करती है? हमारी अधिगम इंद्रियों को शामिल करती है। क्यों जरूरी है? पूछ लिया जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारी अधिगम इंद्रियों को क्या करती है? शामिल करती है। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है प्रिंट समृद्ध परिवेश। क्या याद रखना है? प्रिंट समृद्ध परिवेश। दूसरा याद रखना है सामाजिक अंतर या गतिविधियां। तो आपको इनमें से कोई पॉइंट मिलेगा, या बाल साहित्य। ठीक है सॉरी, तो आपको इनमें से कोई पॉइंट देखने को मिल जाएगा कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, प्रिंट समृद्ध परिवेश, सामाजिक अंतर या गतिविधियां, या बाल साहित्य। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण है। तो आपको एक पॉइंट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा कि हम पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? उसमें विविधता होनी चाहिए, विभिन्नताएं होनी चाहिए, इसके पर्यायवाची याद रखने विविधता के। तो अगर भाषा पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो क्या क्या जरूरी है? हमें विविधता होनी चाहिए, उसमें विभिन्नता होनी चाहिए, विभिन्न छटाएं होनी चाहिए, विभिन्न रंगतें होनी चाहिए, वैविध्यपूर्ण भाषा होनी चाहिए। तो आपको इतने पॉइंट क्या रखने हैं? याद रखने हैं। ठीक है, विविधता, विभिन्नता, विभिन्न छटाएं, विभिन्न रंगतें, वैविध्यपूर्ण भाषा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सी भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है? तो लिखित भाषा का। लिखना एक तरह की क्या है? हमारी बातचीत है। लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। बच्चे जन्म से ही बहुभाषिक होते हैं। बच्चे जन्म से क्या होते हैं? बहुभाषिक होते हैं। अब हम कुछ मनोवैज्ञानिक के कथन देख लेते हैं, जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो पावलर और स्किनर ने बोला है नकल व रटने की भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। नकल व रटने से भाषा की क्षमता क्या होती है? प्राप्त होती है। ये किसने बोला है? पावलर और स्किनर ने। नकल व रटने से भाषा की क्षमता क्या होती है? प्राप्त होती है। अनुकरण मान लीजिए क्या होती है? अनुकरण। ठीक है, चॉम्स्की ने क्या बोला है आपका? बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने बोला है बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। नेक्स्ट पॉइंट प्याजे। प्याजे ने क्या बोला है? भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ये आपका प्याजे जी ने बोला है। अब वाइगोत्स्की ने क्या बोला है? बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क ही परिणाम है। तो ये 3-4 आपके आ जाते हैं। मेन क्या है आपके? चॉम्स्की, वाइगोत्स्की और पावलर, इन्होंने भाषा के बारे में बोला है। हम इसके टैग वर्ड देख लेते हैं, जिससे आप अगर आपको कोई क्वेश्चन इससे अलग आ जाए तो आप कैसे छांटते हैं। ठीक है, टैग वर्ड देख लेते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारे अवसर, प्रोत्साहित करना, व्यापकता, विस्तार। बड़ा विकल्प भी क्या होता है आपको? पॉजिटिव है, वो सही होता है हमेशा। समाज और प्रिंट समृद्ध माहौल, ये होते हैं आपके टैग वर्ड। कौन कौन से? अवसर, प्रोत्साहित करना, व्यापकता, विस्तार, बड़ा विकल्प, समाज, प्रिंट समृद्ध माहौल, जी ओके आपके पॉजिटिव टैग वर्ड। और नेगेटिव क्या क्या होते हैं आपके? सीमितता, केवल, मात्र, ही, सिर्फ, ये क्या होगा हमारे नेगेटिव। याद करना भी नेगेटिव है, रटना और कंटेस्ट करना, ये क्या होता है हमारे नेगेटिव। तो इतना आपको याद रखना है। आज की क्लास में मैंने आपको कंप्लीट हिंदी पेडोलॉजी करा दी। आप अगर बस आपको क्या करने हैं, मैं आपको 50 क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा, जिसमें आपको मैं सारे क्वेश्चन A to Z समझा के कराऊंगा। उसमें आपको बहुविकल्पी होंगे वो 50 क्वेश्चन। बस आपको ये वीडियो ढंग से देखनी है और वो 50 क्वेश्चन कर लेने हैं। आपको हिंदी पेडोलॉजी में इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक जो है, मैंने ऊपर एक वीडियो का लिंक डाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपके लिए ही लॉस है, क्योंकि वो 1 घंटे की वीडियो ऐसी है, महामैराथन है, जिसमें मैंने आपको संपूर्ण सीटेट कराया है। संपूर्ण सीटेट की तैयारी कराई है आपको एक वीडियो के अंदर। वो आपका लिंक मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऊपर डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देख लें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर आपने वो वीडियो देख ली तो ये मान लीजिए आपके 100 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा वो वीडियो कर लें ढंग से, कंप्लीट वीडियो कर लें, वो आपको उसके नोट्स बना लें, तो ये मान लीजिए आपके 100 नंबर 101% पक्के हो जाएंगे। वो मैंने लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में ऊपर दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। और अभी मैं आपको EVS के 50 क्वेश्चन डालने वाला हूँ,
और अभी हिंदी पेडोलॉजी की 50 क्वेश्चन डालने वाला हूँ, वो वीडियो देख लें। महामैराथन टाइप की होंगी दोनों वीडियो, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। यूट्यूब मेरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सीटेट की तैयारी के लिए। जो भी दिन बचे हैं 15 दिन में हम कंप्लीट तैयारी कर लेंगे, जो भी आपका छूटा है सब कुछ कर लेंगे, सारा रिवीजन हुई हो जाएगा 15 दिन के अंदर, और आपके 100% 120 से ऊपर नंबर आने वाले हैं, लिख कर रख लीजिए अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आपको सब कुछ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।